मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम ज्वेलर एसोसिएशन के हवाले से बात करें, ज्वेलर्स के हवाले से बात करें, तो इस चीज़ ने ज्वेलर्स को कितना इफ़ेक्ट किया है कि गोल्ड की कीमत हम देखते हैं कि आए रोज़ बढ़ती है, कम होती है तो बड़ी जिसे कहते हैं मामूली सी मिकदार में कम होती हुई दिखाई देती है। तो ज्वेलर एसोसिएशन पे क्या इफ़ेक्ट देख रहे हैं? जी, यहाँ पे एक चीज़ आपको वाज़ह करता जाऊँ, ज्वेलर्स को तो चले जो इफेक्ट होना था, जो हमारे वर्कर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। आगे हमारी जो प्रोडक्शन थी वो अगर 100 तोला महीने की थी या 200 तोला थी, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई, कुछ 50 तोले पे 30 तोले पे आ गई। ये बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जो अपनी सेल्स और प्रोडक्शन के हवाले से नीचे की तरफ चले गए हैं। ठीक है। उसमें इफेक्ट हुए हैं मज़दूर, उनके लिए जो है ना वो मुश्किलात होना शुरू हो गई हैं। वो ज्वेलर्स का काम छोड़ के कोई दूसरे काम की तरफ जो है ना वो मुतवज्जा हो गए हैं। कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई और काम सीख रहा है, कुछ और काम कर रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर ज्वेलर्स तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ जितने भी उनके साथ लोग मुंसलिक थे, जो लेबर थी, लेबर तबका जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि ज्वेलर का जो कारोबार है वो ना होने के बराबर है। सही, बिल्कुल इसी तरह से। अब इस चीज़ को किस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं? अगर हम पूरी दुनिया के हवाले से बात करें, जैसे हमने देखा कि चाइना जो है वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका है वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे। लेकिन हमें गोल्ड को कहीं ना कहीं अपने कस्टम का एक हिस्सा तो माना हुआ है, तस्वुर किया हुआ है, तो हम इस चीज़ को किस तरह से इसके साथ स्टक रह सकते हैं? पाकिस्तान में जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले बिल्कुल बंद थी। अभी से देखना शुरू हुआ है कि गवर्नमेंट ने अब दोबारा से जो है ना वो इंटरेस्टेड हुए हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है ना वो दोबारा से कंटिन्यू करें। ठीक है। तो उस हवाले से हो सकता है कि भी हमारे ज्वेलर्स में जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने की वजह से हम कुछ प्रोडक्शन हमारी बढ़ने से हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, हमारे वर्कर्स जो है ना वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है ना वो थोड़ी सी वाज़ेह होनी चाहिए। ठीक है। कि वो हमें अपने मुल्क के बाशिंदों को कितना फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। सोने का रेट तो बढ़ गया, लेकिन हम उसमें अपने कुछ चीज़ें ऐसी बनाना शुरू कर दी जिनका वेट जो है ना बहुत कम में रेडी हो जाती है। मतलब कि हॉलो स्टाइल में चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। उसमें हमारी जो है ना गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट है कि आप जब तक हमें सहूलियात नहीं देंगे, हमें एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो हमारे ज्वेलरी सेक्टर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू, पहले से बहुत मुतासर है, मज़ीद मुतासर होगी। ठीक है। अगर हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स को देखें तो पहले मैंने जैसे बात की कि गोल्ड महंगा होता है तो लोग ये सोचते हैं कि अब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो शादियों में अपनी बेटी को दे दें, या यूज़ का एक इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। तो इस चीज़ ने आपके कारोबार को कितना मुतासर किया था? और इसमें गोल्ड की कीमत जो है ये एक अलग फैक्टर आ गया है। बिल्कुल, जो 5 तोले जेवर बनाने वाले लोग थे वो अब 2 तोले में 1 तोले में आ गए हैं। तो अब वो रोज़मर्रा की चीज़ें तो बना लेते हैं, कभी शादी वाले दिन पहनने वाली जो ज्वेलरी ना वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल चीज़ों में चले गई है। तो उसमें हम अपने कस्टमर्स को जो है ना वो थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं कि अगर उनको अपनी ज्वेलरी फर्स्ट डे के लिए या सेकंड डे के लिए कोई ज्वेलरी सेट चाहिए हो, वो हम अपनी तरफ से उनको जो है ना वो अकोमोडेट कर देते हैं कि आप उसको यूज़ करके टाइम गुजार के तो आप हमें वापस कर देंगे। कुछ फैसिलिटेशन जो है ना वो हमने अपनी तरफ से कस्टमर को देना शुरू किया। तो अगर एक बच्ची की शादी है, वो 2 तोले सोना बना सकती, तो वो 2 तोले में अगर अपना गले का हार बना लेगी तो आम दिनों में क्या पहनेगी? बिल्कुल इसी तरह। फिर हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि भी अगर आपने आम दिनों में पहनने के लिए चीज़ें बनवानी तो वो ज़्यादा बना लें। तो उससे बेहतर यह है कि या तो आर्टिफिशियल फर्स्ट डे सेकंड डे के लिए पहन लें। तो यहाँ हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि भी आप हमारे से ले लें और यूज़ करके तो हमें वापस करते हैं। हमने कुछ चंद सहूलियात जो है ना वो लोगों को देने की कोशिश की है, जिससे लोगों का जो है ना वो दिल आज़ारी और वो ऐसे जो सोने बढ़ने से उनकी परेशानी थी वो कम होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो। इसी तरह से एक और बात मुझे याद आई है कि अगर हम गोल्ड ख़रीदने के हवाले से कभी सोचते हैं कि चलो गोल्ड ख़रीद लिया जाए, करेंसी तो वैसे भी बैंक में पड़ी कम हो जाती है, तो गोल्ड जब ख़रीदा जाता है वो महंगे भाव ख़रीदा जाता है, और जब फरोख्त किया जाता है हम देखते हैं कि जिस कीमत पर हमने लिया था उसी ज्वेलर से, तो वहाँ पर उसकी कीमत थोड़ी कम कर दी जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं? गोल्ड रेट में, ज्वेलरी और गोल्ड में जो है ना वो फ़र्क है। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो फिर आप खालिस सोना खरीदते हैं। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोना खरीदते हैं ना तो सोना नहीं मिलेगा, वो ज्वेलरी में आपको लॉस ही होगा। जी जी बिल्कुल। क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस शामिल होते हैं, उसमें सर्विस चार्जेस हैं, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन शामिल है, उसमें जो मिलावट का रेशो ऐड की होती है, ये सारा कुछ जो है ना वो जब आप सेल करते हैं वो माइनस हो जाएगा। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो आप खालिस सोना उसमें लें तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर 20% बढ़ जाए सोना तो फिर उसमें आपके चांसेस है कि वो आपका लेवल हो जाता है।
ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस में आप चले क्योंकि अगर हम अपने घरेलू सतह पे बात करें तो हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचते हैं कि चलो कोई ज्वेलरी ख़रीद ली जाए और इसमें इस तरह से इन्वेस्ट कर दे, तो लेकिन उसके असरात हम ये देखते हैं कि कीमत हमें उतनी वसूल नहीं की जाती, वो कभी चार्जेस वगैरह उस पर पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ का वाज़ह कर दूँ, एक फैमिली इसी तरह आई है, माँ और बेटी थी, तो उन्होंने कहा जी हम सोना खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं, जब महंगा होगा तो हम इसको बेच देंगे। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी ना, आपस में नेगोशिएट कर रही थी, सुन रहे थे, तो मैंने इनको फिर मशवरा दिया कि अगर आप इस पोजीशन में अगर सोना की बजाय जेवर खरीदेंगे तो आप सोचें कि भी आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपको लॉस होगा। तो फिर मैंने उनको जेवर की बजाय मैंने उनको खालिस सोने की तरफ तरजीह दी और उनको मैंने खालिस सोना दिया, और चंद ही दिनों में उनको मेरा ख्याल वो 3 लाख की बजाय उनको 4 लाख का, जो 1 लाख रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ। ये कॉमन गलतियां हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें ज्वेलर्स को भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि अगर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेने के लिए आया है तो उसको थोड़ा सा प्रॉपर गाइड करें, ताकि उसके आने वाले दिनों में अगर उसका फ़ायदा हो सके तो वो ज़रूर हमें उसका एहसास करना। ठीक है, और इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ, जिस तरह भी आपने बड़ी एक कॉमन सा इशू हाईलाइट किया है कि हम गोल्ड में इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हुए किस तरह से हमें पता चलेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हालिया सिचुएशन को देख के मैंने बताया कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी तो देखें, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक है, इसमें वर्ड चेंज में कोई एक बंदा जो है ना वो नहीं बता सकता, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि भाई आज सोने का रेट कम है तो ख़रीद लें, कल ज़्यादा होगा। हो सकता है ये आज ख़रीदने से कल और ज़्यादा सस्ता हो जाए। तो इसमें एक सिंगल पर्सन का जो है ना वो रोल नहीं है, या मैं प्रेडिक्शन दूं कि भी कल सोने का रेट कम हो जाएगा या परसों कम होगी, ये सारी की सारी अभी टोटल फेल हो चुकी हैं। क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है ना गोल्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग का, उसमें कुछ वो ग्राफ बनता है, उसमें कैंडल्स बन रही होती हैं, वो लोग अपनी मोटिवेशन बता रहे होते हैं। ये मतलब बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। कभी हम ये सोच रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इस पे भाई आपकी अपनी राय है कि आप इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आलमी सतह पे गोल्ड की क्या कीमत चल रही थी, क्या रीज़न थी, ये हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया फरहत अली राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम हमारा बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा, शहर के मसाइल के हवाले से हमने बात की, इसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत और गोल्ड के करेंसी रेट के पीछे क्या अवामिल हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं। इसी के साथ मैं विश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।